नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अपन लोग चर्चा करने वाले हैं हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित। मतलब है जैसे आधुनिक काल है ना, उसमें से ज़्यादा प्रश्न आते हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखा जाए तो इसमें अपन भारतेंदु युग से, द्विवेदी युग से, छायावाद से, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नवलेखन, उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, इनसे संबंधित प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का अपना पहला प्रश्न है मित्रों कि आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये दो प्रमुख युग थे, जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग। इन दोनों का नामकरण विद्वानों के नाम पर हुआ है। जैसे भारतेंदु युग के प्रवर्तक कौन हुए? भारतेंदु जी हैं। और इसी युग को क्या कहा गया है? गद्य काल कहा गया, या फिर नगेंद्र ने इसको पुनर्जागरण काल कह दिया। फिर द्विवेदी युग यानी जागरण सुधार काल, फिर छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, तार सप्तक, फिर नवलेखन। ऐसे समस्या पूर्ति परक रचना किस युग की महत्वपूर्ण देन है, यानी अच्छी विशेषता है ये। ध्यान रखिएगा, भारतेंदु युग की जो विशेषता है ना, इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो है समस्या पूर्ति। तो ये भारतेंदु युग की महत्वपूर्ण है। इसमें क्या होता था कि विद्वान होते थे, वो बैठे संगोष्ठियाँ करते थे, तो उसमें विद्वानों को एक पंक्ति दे दी जाती थी। जैसे भारतेंदु जी को दे दी, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन को दे दी, प्रताप नारायण मिश्र को दे दी। तो इसमें समस्या पूर्ति है। भारतेंदु जी की प्रसिद्ध समस्या पूर्ति एक यह है कि पिए प्यारे तिहारे निहारे बिनु अखियाँ दुखन नहीं मानती, ये पंक्ति दी। और इस पंक्ति को पूरा मतलब एक पद्य लिखना होता था। उसी प्रकार बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज जो हैं, उनकी समस्या पूर्ति उनको मिली थी कि जैसे चर्चा चबीले की चलाए न चलिए, तो उनको पूरा पद्य लिखना पड़ा। इस पे रचनाएं लिखी गई हैं। मतलब पपिया पूछे कि पीऊ कहाँ है, ये समस्या पूर्ति प्रताप नारायण मिश्र को मिली हुई थी। इसमें प्रमुख रचनाएं थी जैसे समस्या पूर्ति प्रकाश दुर्गा दत्त व्यास की, समस्या पूर्ति सर्वस्व अंबिका दत्त व्यास की, समस्या पूर्ति प्रदीप गोविंद गिल्लाबाई की, समस्या पूर्ति प्रकाश गिरधर द्विजगंग की। इस प्रकार से ये पंक्तियां दी जाती थी और उस पर ये लोग पद्य लिख दिया करते थे पूरे। अगला है कि भारतेंदु युग निम्न में से कौन सी विशेषता है, यानी भारतेंदु युग की निम्न में से कौन सी विशेषता है। तो भारतेंदु युग की ध्यान रखना, कोई आदर्शवाद नहीं, कोई इतिवृत्तात्मक नहीं, कोई व्यक्तिकता नहीं, देशभक्ति और राजभक्ति संबंधित इन्होंने लिखा है। सभी कवियों ने, चाहे प्रताप नारायण मिश्र को देख लो, भारतेंदु जी को देख लो, प्रेमगंज जी को देख लो, जगमोहन जी को देख लो, अंबिका दत्त व्यास जी को देख लो, सभी ने यही लिखा है, देशभक्तिपन और राजभक्ति भी लिखी है। साकेत किसके जीवन पर आधारित है? बहुत ही शानदार प्रश्न है और आई थिंक आप आराम से इसको कर भी दोगे, कोई समस्या आपको नहीं होगी। परंतु देखिए, ये प्रश्न डीपली यूं बन सकता है कि साकेत का नायक कौन है। आपको परीक्षा में पूछ ले तो आप 100% अपनी व्याख्याता भर्ती के करीबन 80% विद्यार्थी गलत करेंगे, इसका नायक लक्ष्मण को करके आएंगे। जबकि ध्यान रखिएगा, साकेत राम भक्ति काव्य का रामचरितमानस के बाद में दूसरा बड़ा महाकाव्य है। इसमें 12 सर्ग हैं और इसकी नायिका है वो तो उर्मिला ही रहेगी, लेकिन नायक जो है ना वो राम होगा, नहीं कि लक्ष्मण होगा। ऐसा अगर परीक्षा में पूछा जाता है कि साकेत का नायक कौन है, तो आप लोग लक्ष्मण मत करना। लक्ष्मण का जिक्र साकेत में सिर्फ और सिर्फ 9वें और 10वें सर्ग में ही है, और वहीं पर उर्मिला का विरह ताप विस्तार से दर्शाया गया। जागरण सुधार काल, अभी मैंने आपको बताया था, जागरण सुधार काल द्विवेदी युग को कहा जाता है। इनके नाम अच्छी तरीके से याद रखिएगा। एक बार फिर से मैं आपके लिए थोड़ा सा रिवीजन करके देता हूँ कि जैसे देखिएगा, भारतेंदु युग है उसको पुनर्जागरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुनर्जागरण काल। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल, छायावाद को प्रसाद पंत निराता, और प्रगतिवाद को साम्यवाद युग, प्रयोगवाद को तार सप्तक, और नवलेखन को नई कविता। ये सारा जो नामकरण है वो डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा दिया गया है, इसलिए ध्यान रखिएगा इस चीज़ों का। ये द्विवेदी युग का नाम है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन से कवि हैं जो मतलब द्विवेदी युग के हैं। अब आपको पता होना चाहिए। प्रश्न बिल्कुल आसान है, परंतु फिर भी ये अपना परीक्षा में गलत हो जाता है। अब देखो, ये याद ना आना तो भी आप इसको सही कैसे कर सकते हो। देखो, जयशंकर प्रसाद छायावाद के, आगे प्रयोगवाद के, मिथिलेश गुप्त द्विवेदी युग के, निराला छायावाद के। तो अब निराला और प्रसाद तो छायावाद के हो गए, आगे प्रयोगवाद के हो गए। पूछा अपने को द्विवेदी युग है तो मिथिलेश गुप्त बच गए। हो गया प्रश्न सही। ज़्यादा रट्टा खुशी कोई जरूरत ही नहीं है। और अगर रट लिया आपने तो प्रसाद होगा कि ये होगा, तो मामला डगमगा जाएगा। थोड़ी सी समझ सीख करोगे तो प्रश्न बिल्कुल आसान है।
निम्न में से कौन सी रचना हरिओद की है? बहुत ही सुपरहिट रचना है और आई थिंक ये मानिएगा, ये समझिएगा आप लोग कि ये जो रचना है वो आपके पेपर में आई थिंक छप चुकी है। समझ रहे हो बात को? प्रिय प्रवास जो रचना है ना, ये हरिओद की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है और इसी रचना को क्या है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ये 1914 में लिखी गई थी। प्रिय प्रवास रचना का पूर्व नाम वज्रांगना विलाप था और प्रिय प्रवास जो रचना है इसमें राधा जो है उनको लोक रक्षिका, लोक नाविका, लोक सेविका, लोक शिक्षिका के रूप में दर्शाया गया। एक और गहराई में प्रश्न ये होता है, कई बार नेट जेआरएफ में पूछा गया है कि पवनदूती प्रसंग किस रचना का एक मतलब भाग है? तो ये पवनदूती प्रसंग प्रिय प्रवास रचना है, उसका ही एक मतलब भाग मान लीजिए या परिच्छेद मान लीजिए, उसका ही है, बहुत प्रसिद्ध है ये। गणपति चंद्रगुप्त ने हरिओद जी को आधुनिक काल का क्या कहा था वो आप लोग कमेंट में लिखोगे। मुझे थोड़ा आ नहीं रहा है इसलिए मुझे भी याद हो जाएगा और आप लोगों को भी याद हो जाएगा। कई बार पूछ लेते हैं कि आधुनिक युग का सूरदास कौन है, आधुनिक युग का तुलसीदास कौन है, आधुनिक युग का भूषण कौन है, ऐसे पूछ लेते हैं कई बार परीक्षाओं में, तो बताइएगा, अच्छा लगेगा। कौन सा कवि छायावादी है? अब अपन को वैसे ही निकालेंगे। प्रयोगवाद का हो गया, ये भी प्रयोगवाद का हो गया, ये भी वहीं का हो गया, बच गए प्रसाद जी, तो छायावाद के ऑटोमेटिक ही हो गए। ऐसे भी प्रश्न आप निकाल सकते हो। सरोज स्मृति किसकी रचना है? तो ये तो सुपरहिट रचना है और कई विद्वान तो इस रचना को क्या है कि निराला की प्रथम रचना भी मानते हैं और रामविलास शर्मा के अनुसार अगर देखा जाए तो सरोज स्मृति जो निराला हैं वो रामविलास शर्मा के अनुसार है इनकी भारत माता की वंदना प्रथम। और अंतिम जो रचना मानी जाती है निराला की वो है पत्रो उत्कंठित जीवन का विष बुझा दिया। मैं नीर भरी दुख की बदली बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, आराम से कर लोगे। महादेवी जी वर्मा की। महादेव जी वर्मा को आधुनिक युग की क्या कहा जाता है? मीरा कहा जाता है। निहार रश्मि निर्जा संध्या गीत ये यामा में संकलित हैं। दीपशिखा और सप्तपर्णा ये इनकी अन्य रचना है। नीरजा पर इनको शेक्सपियर पुरस्कार भी मिला है, यामा पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार और मंगला प्रसाद पारितोष भी मिला है। कामायनी महाकाव्य किसने लिखा? तो इसकी तो कोई चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। 1935 में प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। 15 सर्ग हैं। इनके सर्ग ना वो याद करना, हो सकता है आपकी बार परीक्षा में एग्जामिनर यूं बीच में से उठा करके पूछ बैठे कि भाई ईर्ष्या कितने नंबर का सर्ग है, संघर्ष कितने नंबर का सर्ग है। कामायनी वाला वीडियो एक बार जरूर देखिएगा। कामायनी के बारे में किस विद्वान ने क्या कहा, कामायनी को रूपक किसने कहा, कामायनी को ताजमहल किसने कहा, कामायनी को रसात्मक महाकाव्य किसने कहा, सारी चर्चाएं होंगी। निम्नलिखित में से छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषता कौन सी है? बहुत अच्छा प्रश्न है। व्यक्तिकता है इसकी, क्यों? कोई क्रांति का आह्वान नहीं किया इन विद्वानों ने, कोई अक्षणवाद इन्होंने नहीं दिया, कोई नवीन जो शिल्प की जो नवीनता है वो भी इनके काव्य में नजर नहीं आती है। प्रगतिवाद किस दर्शन से प्रभावित है? याद ध्यान रखना, व्याख्याता भर्ती के लायक बहुत अच्छा प्रश्न है। अस्तित्ववाद कोई मतलब नहीं, गांधीवाद कोई मतलब नहीं, छायावाद कोई मतलब नहीं, मार्क्सवाद। प्रगतिवाद किससे प्रभावित है? मार्क्सवाद से। आगे बात समझ में। प्रगतिवाद के मैंने आपको प्रश्न उत्तर जो करवाए थे उसमें आपको एक एक चीज बताई थी कि प्रगतिवाद क्या होता है, कैसे होता है। तो देखिए, राजनीति के क्षेत्र में जो विचारधारा साम्यवाद या मार्क्सवाद है, साहित्य के क्षेत्र में उसे ही प्रगतिवाद के नाम से जाना गया है। आदि प्रवर्तक पूछ ले तो कार्ल मार्क्स हैं इसके, कभी नागार्जुन मत कर देना, नागार्जुन तो हिंदी में है। मूल्यवर्दी का सिद्धांत किसने दिया? तो आराम से कर लोगे, कार्ल मार्क्स के द्वारा ही दिया गया है। पिछली बार मार्क्सवाद जोड़ा गया था ना, तो उसका वीडियो मैंने करवाया भी था, आप देख सकते हो, पर अब कोई काम नहीं आएगा। इनमें से प्रगतिवाद की विशेषता क्या है? प्रगतिवाद की देखिएगा, प्रगतिवाद जैसे मजदूर वर्ग से संबंधित है, ये स्पेशली ध्यान रखना। जैसे प्रगतिवाद जो है वो शोषण का विरोध करता है और शोषितों के प्रति सहानुभूति की भावना रखता है। दूसरी बात, ईश्वर और धर्म में इनका बिल्कुल भरोसा नहीं था। नारी के सम्मान की प्रतिष्ठा इन लोगों ने की है। मानव जो मूल्य हैं उनका पक्षधर इन्होंने किया है। सामाजिक भावना का चित्रण किया है, ठोस यथार्थ का चित्रण किया है। पूंजीपति वर्ग के प्रति घृणा पैदा की है, जबकि मजदूर वर्ग के प्रति सहानुभूति की भावना से देखा है तो शोषकों के प्रति घृणा। शोषक कौन होता है, शोषित कौन होता है? जैसे एक सेठ है, ये एक मजदूर है, तो ये तो हो गया शोषक और ये मजदूर हो गया शोषित। ये इसके नौकरी करेगा तो ये है, ये आदमी है, ये इसका शोषण करेगा। समझ रहे हो बात को?
तो ये होते हैं शोषक और शोषित। कई बार इनका भी कंफ्यूज हो जाता है, एग्जाम हॉल की स्थिति ऐसी होती है। निम्नलिखित में से प्रगतिवादी कवि कौन से हैं? देखो, ये छायावाद, ये तारसप्तक यानी प्रयोगवाद, और ये दिनकर प्रगतिवाद, और ये हरिवंश राय बच्चन है वो हालावाद है। तो दिनकर निकाल लोगे आप आराम से। कुकुरुमत्ता कविता किस कवि की है? तो आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। निराला की है कुकुरुमत्ता। ये शोषकों के प्रति गणना दिखाई गई है इसमें, और शोषकों के प्रति मतलब गुलाब और कुकुरुमत्ते के बारे में, गुलाब को मतलब शोषक का प्रतीक बताया है, और कुकुरुमत्ता फूल है उसको शोषित का प्रतीक के रूप में लिखी है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? वो तो आराम से करी कर लोगे आप लोग। आगे जी प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं, मतलब तार सप्तक ही एक तरह से क्या है? प्रयोगवाद है। प्रयोगवाद का विधारक प्रारंभ किस पुस्तक से माना जाता है? अच्छा प्रश्न है, व्याख्याता भर्ती में ऐसा ही आता है। ये तार सप्तक पुस्तक थी ना, इससे प्रयोगवाद का क्या माना जाता है? प्रारंभ माना जाता है। दूसरी बात, एक नकेनवाद और खड़ा हो गया था, यह मतलब प्रयोगवाद के रूप में एक विपक्ष में खड़ा हो गया। प्रपद्यवाद जिसको बोलते हैं, नकेनवाद, प्रपद्यवाद। नलिन विलोचन शर्मा, नरेश कुमार और केसरी कुमार सिंह ने मिलकर के इसको खड़ा किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रयोगवाद कविता में निम्नलिखित में कौन सी विशेषता है? प्रयोगवाद में देखिएगा, लघु मानव नई कविता में ध्यान रखना, लघु मानव यह आ सकता है कि लघु मानव कहाँ से, तो ये नई कविता का है। नगरबोध कोई मतलब नहीं, ग्रामबोध, शिल्प की नवीनता यानी नए नए विषयों पर इन्होंने लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सी नई कविता का कवि है, यानी कौन इनमें से, जैसे नई कविता है ना, उसका कवि इनमें से कौन सा है, ये अपन को पूछा है। तो लक्ष्मीकांत वर्मा, तो ध्यान रखिए लक्ष्मीकांत वर्मा ने ताजी कविता है ना, उसका प्रवर्तन किया था। नीरज, देवेंद्र शर्मा, अंचल, इनका कोई ताल्लुक नहीं है। लघु मानव का बोध किस कविता की विशेषता है? तो आराम से कर लोगे आप, लघु मानव नई कविता की विशेषता है। विजय देव नारायण साई हैं, उनके द्वारा ये बातें कही गई है। निम्नलिखित में से कौन सी कविता मुक्तिबोध की है? तो आप आराम से कर लोगे। मुक्तिबोध के बारे में आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा। मुक्तिबोध की एक दो रचनाएं बता देता हूँ आपको मैं। चांद का मुंह टेढ़ा है, बुरी बुरी खाक धूल है, अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, भूल गलती, दिमागी गुलामी। तो इसमें अंधेरे में नाम आ गया होगा। नदी के आगे की करी लोगे, जूही की कली निराला करी लोगे, सांप भी आगे की है। संसद से सड़क तक, कितना अच्छा प्रश्न है। संसद से सड़क तक, तो ये धूमिल की है। सुदामा पांडे, धूमिल का नाम सुना है ना। मंगलेश डबराल किस काल से जुड़े हुए हैं? तो ये समकालीन कविता के कवि हैं। हिंदी का पहला उपन्यास आप लोग आराम से करोगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। परीक्षा गुरु है, और ये लाला श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया है। परीक्षा गुरु का नायक कई बार पूछ लेते हैं, तो एक मदन मोहन नाम करके नायक होता है, जो कि युवावस्था में कुसंगति में पड़ जाता है। एक शंभुदयाल और चुन्नीलाल दो मित्र मिल जाते हैं ऐसे ही, परंतु एक ब्रजभूषण नाम करके सच्चा, ब्रज किशोर नाम करके एक सच्चा मित्र मिलता है, जो उनको पुनः पटरी पर ले आता है, मदन मोहन को। 1882 में लिखा गया था। अब रही बातें, अगला प्रश्न है कि सरकटी लाश किसका उपन्यास है? तो सरकटी लाश है वो गोपाल राम गहमरी का है। किसका है? गोपाल राम गहमरी का। अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में पूछा भी जा सकता है। ये जासूसी उपन्यासों के जनक माने जाते हैं। दूसरा, अंग्रेजी के एक उपन्यासकार हुए थे अर्थन कर्नल डायल, उनसे ये बहुत प्रभावित थे। उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? आराम से करना है अपन को, प्रेमचंद कर देना है, किसी को पूछना ही नहीं है। सूरदास के जीवन पर आधारित उपन्यास है तो वो खंजन नयन कर देना है। और ये अमृतलाल नागरी द्वारा लिखा गया था। चढ़े न दूजो रंगे, इसी उपन्यास का एक नाट्य रूपांतरण भी किया था, वो भी अमृतलाल नागर के द्वारा ही किया गया था, जिसको अमृतलाल नागर ने फोटो नाटक कह करके पुकारा है। मतलब एक टीवी पे प्रदर्शित करने के लिए स्क्रिप्ट प्ले होता है ना, स्क्रिप्ट के लिए लिखी गई जो रचना होती है, उसके रूप में लिखा था ये नाटक छोटा सा। कफन कहानी के कहानीकार कौन है? तो आप आराम से करोगे, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, प्रेमचंद कर देना है। आपने व्याख्याता भर्ती में जुड़ी हुई भी है, कई बार सीधा सीधा भी पूछ लेता है। अब भीष्म साहनी की कहानी तो बता सकते हो आप लोग, इनमें से चीफ की दावत है, बहुत शानदार कहानी है। अमृत राय,
अब ये जो कहानी आंदोलन है ना, इनका बहुत अच्छी तरीके से आपको पता होना चाहिए। ये आपको परीक्षा में प्रश्न गलत करवा सकते हैं, समझ रहे हो मेरी बात को। ये कहानी आंदोलन जितने भी हुए हैं, इन कहानी आंदोलनों का आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। तो यहाँ पर अपन को अमृत रॉय के बारे में पूछा है, तो देखो अपन सारी की चर्चा करेंगे। अब बीच में यहाँ पर आ गई सक्रिय कहानियाँ, तो ध्यान रखिएगा सक्रिय कहानियों का जो प्रवर्तक है वो राकेश वत्स के द्वारा मंच पत्रिका के माध्यम से किया गया था। अब आ गई ए कहानी। ए कहानी निर्मल वर्मा और गंगा प्रसाद विमल के द्वारा किया गया था। सहज कहानी अपन को पूछिए, अमृत रॉय हैं, उन्होंने सहज कहानी का प्रवर्तन किया था। सचेतन कहानियां महीप सिंह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? सचेतन कहानियां महीप सिंह के द्वारा आधार पत्रिका, और समानांतर कहानियां कमलेश्वर के द्वारा सारिका पत्रिका। तो यहाँ पर अमृत रॉय जो हैं वो सहज कहानियों के प्रवर्तक हैं, ध्यान रखना इन बात का। समानांतर कहानी देखो नीचे आ गया, समानांतर कहानियां किसके द्वारा परिवर्तित की गई? कमलेश्वर के द्वारा सारिका पत्रिका। अकेला कमलेश्वर था इसमें। कमलेश्वर ने एक मतलब सचेतन कहानियों के लिए एक बहुत बड़ा लेख लिखा था, उसके बारे में छोटी सी बात बताऊं। कमलेश्वर लिखते हैं कि ए कहानी आंदोलनकार थे ना, उसके विरोध में इन्होंने समानांतर कहानी खड़ी की थी। तो कमलेश्वर लिखते हैं कि ए कहानी आंदोलनकार जो हैं उसके बारे में लिखा है कि अय्यास प्रेतों का विद्रोह है, एक शीर्षक बनाया था, एक निबंध लिखा था अय्यास प्रेतों का विद्रोह है, और उसमें उन्होंने धर्मयुग नामक पत्रिका में उसको प्रकाशित करवाया था कि ए कहानीकार जो भी हैं वो अय्यासी प्रवृत्ति की कहानियां लिखते हैं। लेकिन फिर उनका जो आंदोलन था ए कहानी आंदोलन वो काफ़ी बढ़ गया। तो कमलेश्वर हैं, उन्होंने समांतर कहानी में एक राजा निर्बसिया नाम करके एक कहानी है, वो ए कहानी आंदोलन का मतलब अनुसरण करते हुए ही लिखी थी। परंतु ये निबंध का नाम है वो कई बार पूछा जाता है कि कमलेश्वर के द्वारा ए कहानीकारों की उच्छृंखलतावादी या फिर भोगवादी जो प्रवृत्ति है उसका विरोध करते हुए कौन सा निबंध लिखा था? तो अय्यास प्रेतों का विद्रोह है। और इन्होंने अकेलों ने समानांतर कहानी है वो उसका खूब प्रचार प्रसार किया और एक आंदोलन खड़ा किया सारिका पत्रिका के माध्यम से, वो भी काफी अच्छा रहा था। पहला नाटक कौन सा माना जाता है? तो आराम से कर लोगे। पहला नाटक है वो नहुष माना जाता है। ये नाटक किसके द्वारा लिखा गया था? भारतेंदु जी के पिता हुए थे ना, भारतेंदु जी के पिता थे गेदेदास, उनके द्वारा लिखा गया था। भारत दुर्दशा किसका नाटक है? भारत दुर्दशा है वो भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक है। ये बात नोट करने वाली है। भारत दुर्दशा भारतेंदु जी का लिखा गया नाटक है, जो कि अंग्रेजी शासनकाल में भारतीय राजाओं की दुर्दशा का चित्रण किया, और ये हिंदी का प्रथम राजनीतिक नाटक है। जयशंकर प्रसाद का नाटक कौन सा है? आराम से करोगे, ये तो हो ही नहीं सकते, तो चंद्रगुप्त आराम से कर लोगे। देखिए जयशंकर प्रसाद के बारे में आपको जितनी जानकारी मिले, यानी नाटकों को लेकर के जयशंकर प्रसाद जी हैं वो मतलब ऐतिहासिक नाटककार माने जाते हैं, और इनके नाटक हैं वो प्रसादांत नाटक माने जाते हैं। इनके द्वारा जो लिखा गया है चंद्रगुप्त नाटक वो 1931 में लिखा गया था। वृंदावन लाल वर्मा किस प्रकार के नाटक हैं नाटककार हैं? तो वृंदावन लाल वर्मा जो हैं वो ऐतिहासिक नाटककार हैं, वो भी किस में आते हैं? ऐतिहासिक नाटककारों के अंतर्गत इनकी गिनती है वो की जाती है। अगला देखिए, हिंदी के प्रथम निबंधकार कौन है? तो हिंदी के प्रथम निबंधकार कौन है? भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र को हिंदी का प्रथम निबंधकार है वो माना जाता है। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? तो आराम से कर लोगे। चिंतामणि विचार विधि के नाम से पहले आचार्य शुक्ल के द्वारा लिखा गया था। ये निबंधों वाले ये जो टॉपिक है ना, इनको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये टॉपिक बहुत ही क्रिटिकल होते हैं, वैसे इनको पढ़ने का भी मन नहीं करता है। एक्चुअल में क्या होता है कि बोरियत सी महसूस होती रहती है। जैसे आलोचना है, निबंध है, डायरी है, ये ऐसे ही बिंदु होते हैं परीक्षा में, मतलब पढ़ने का मन नहीं करता विद्यार्थी का। तो इन चीज़ों का स्पेशली आप ध्यान दीजिएगा। चिंतामणि के नाम से किसने लिखा था? आचार्य शुक्ल के द्वारा लिखे गए निबंध थे। निबंधों में देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी है, बालकृष्ण भट्ट है, विद्यानिवास मिश्र है, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, आचार्य शुक्ल हैं, इनके ज़्यादातर पूछे जाते हैं। मेरे राम का मुकुट बिगड़ा है, ये विद्यानिवास मिश्र के द्वारा लिखा गया नाटक है, निबंध है सॉरी। विद्यानिवास मिश्र है ना, और कुबेरनाथ रॉय हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, वो ललित निबंधकार की त्रय में माने जाते हैं। अगला प्रश्न है अपना कि इनमें से ललित निबंधकार कौन है? तो मैंने आपको अभी बताया कुबेरनाथ रॉय, विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये तीनों बंदे हैं। अब धर्मवीर भारती वगैरह ये नहीं है।
चीड़ों पर चांदनी आप आराम से कर लोगे, निर्मल वर्मा के द्वारा लिखा गया निबंध है। हिंदी आलोचना का जनक किसे कहा जाता है? बहुत शानदार प्रश्न है। हिंदी आलोचना का जनक किसे कहा जाता है? अब हिंदी आलोचना का अगर जनक पूछा ना अपन को यहाँ पर, तो यहाँ पर अपन को ध्यान देने वाली बात यह है, बालकृष्ण भट्ट है ना, वो जनक माने जाते हैं। परंतु ये प्रश्न दो तरीके से आता है, क्योंकि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा एक रचना लिखी गई थी संयोगिता संयमवर, वो पहली आलोचना मानी जाती है। लेकिन पुस्तककार के रूप में अगर हिंदी की प्रथम आलोचनात्मक पुस्तक पूछ ली जाए तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखी गई हिंदी में कालिदास की आलोचना नामक एक पुस्तक है, वो हिंदी की पुस्तककार प्रथम आलोचना मानी जाती है। तो यहाँ पर जनक, सिर्फ जनक पूछा है तो बालकृष्ण भट्ट बिल्कुल करेक्ट है। अब अच्छा प्रश्न है कि तुलनात्मक आलोचक किसे माना जाता है, यानी तुलना करके, बराबर से तुलना करके लिखने वाले हैं पद्म सिंह शर्मा। ये रहे पद्म सिंह शर्मा। हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना के जनक कौन है? तो शिवदान सिंह चौहान। कौन माने जाते हैं? शिवदान सिंह चौहान है, उनको मार्क्सवादी आलोचक माना जाता है। जबकि नगेंद्र हैं वो रसवादी आलोचक हैं, और रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, प्रकाश गुप्त हैं वो प्रगतिशील आलोचक माने जाते हैं। अच्छा प्रश्न आया है कि रीतिकाल कविता को अक्षय ग्रस्त किस आलोचक ने कहा? आप लोग सोच भी नहीं सकते ऐसा प्रश्न कि एक कवि एक आलोचक कैसे हो सकता है, तो ये निराला के द्वारा कही गई बात है। ठीक है ना, ये बहुत ही कम पुस्तकों में मिलती है, ये बात बहुत कम जगह मिलेगी, आप नोट कर लेना, आपकी कोई पुस्तक हो तो उसमें नोट्स में। अब अच्छा प्रश्न आया है कि यशपाल के द्वारा लिखी गई है आत्मकथा, क्या लिखी गई है? आत्मकथा लिखी गई है। तो ये जो आत्मकथा है ना, वो मतलब है कितने, क्या नाम है इसका? सिंहावलोकन, सॉरी, सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है? मैंने आपको पहले बता दी, ये यशपाल की है। तो ये यशपाल की सिंहावलोकन आत्मकथा है, वो 3 खंडों में, ध्यान रखना। 1951 में प्रकाशित हुई, फिर 52 में, फिर 55 में। अब अगला देखिए, हिंदी में ललित आत्मकथा लिखने का श्रेय किसे, दलित आत्मकथा लिखने का श्रेय किसे जाता है? दलित आत्मकथा लिखने का श्रेय जाता है मोहनदास नैमिषारण्य को। इनके द्वारा अपने अपने पिंजरे नाम से अपनी आत्मकथा पहली दलित आत्मकथा मानी जाती है। कितने शहरों में कितनी बार? अच्छा प्रश्न है, यह है ममता कालिया के द्वारा लिखा गया। और कितनी नावों में कितनी बार रचना किसकी है, वो आप कमेंट बॉक्स में बताना। अच्छा लगेगा कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अब बहुत ही शानदार एक जीवनी है, आवारा मसीहा, समझ रहे हो बात को? तो ये आवारा मसीहा जीवनी है, वो किसकी है, इसके लेखक कौन हैं, वो अपन को बताना है यहाँ पर। तो ध्यान रखिएगा, आवारा मसीहा ये बहुत मतलब महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है और सभी को आता भी होगा। ये विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखी गई है शरत चंद्र के जीवन पर, और इसके 3 भाग हैं। पहला भाग है दिशाहारा, दूसरा दिशा की खोज, तीसरा दिशांत। इस प्रकार से अपन ने 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन किया। किसी प्रश्न में कोई डाउट हुआ तो आप लोग बता सकते हैं कि इसमें सर ये भी जुड़ सकता है, ताकि नया सीखने को मुझे भी मिलेगा। और आप लोगों की तैयारी कैसी है, 1-2 प्रश्न पूछे हैं वो भी कमेंट में लिखोगे तो अच्छा लगेगा। वीडियो अपने मित्रों तक शेयर कर देना अगर अच्छा लगा तो। धन्यवाद दोस्तों, सारी विधाओं से संबंधित प्रश्न कलेक्ट किए हैं।